मध्य पूर्व एक बार फिर आग की चपेट में है। इस बार मंजर कुछ अलग है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क और दक्षिणी प्रांत स्वेदा में एयर स्ट्राइक कर पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। इजराइल का दावा है कि उसने ये हमले ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए किए हैं, जो सीरिया का एक अल्पसंख्यक समुदाय है और हाल ही में बेडोइन जनजाति के साथ झड़पों में फंसा हुआ है। स्वेदा, जो कि ड्रूज समुदाय का गढ़ माना जाता है, वहां हिंसा उस वक्त भड़क उठी जब ड्रूज युवक पर हमला हुआ और सरकार की भूमिका संदिग्ध मानी गई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे ड्रूज भाइयों की रक्षा का कदम बताया और सीरियाई सरकार को चेतावनी दी कि वे स्वेदा से अपनी सेनाएं हटा लें। दमिश्क में इजरायली हमलों ने सीरिया की सत्ता के केंद्र के सामने एक चुनौती उत्पन्न कर दी है। रक्षा मंत्रालय के भवनों को निशाना बनाया गया और कई बम विस्फोटों में आम नागरिक हताहत हुए। सीरियाई स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हुई और 18 घायल हुए। इन हमलों के बीच स्थानीय लोग डर और दहशत में सड़कों पर भागते नजर आए। यह भी बताया गया कि मिसाइलें सरकार के सैन्य मुख्यालय और राष्ट्रपति भवन के नजदीक गिरीं। अब सवाल यह है कि आखिर ड्रूज समुदाय है कौन? ड्रूज एक गुप्त और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी जड़ें 11वीं सदी के इस्लामिक शिया संप्रदाय से जुड़ी हैं। ये मुख्य रूप से सीरिया, लेबनान, इजराइल और गोलन हाइट्स में फैले हुए हैं। इजराइल में ड्रूज नागरिकों की संख्या करीब 1.5 लाख है और वे सेना और प्रशासन में विशेष भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि इजराइल उनके साथ एक गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ता रखता है। इजराइल की ओर से कहा गया है कि वह ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि क्या यह वास्तव में मानवीय पहल है या रणनीतिक चाल। सीरिया में इस समय एक नई सरकार है, राष्ट्रपति अहमद अल शारा की अगुवाई में। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाकर दिसंबर 2024 में सत्ता संभाली, लेकिन नई सरकार को अभी तक भरोसे की नजर से नहीं देखा जा रहा, खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों के द्वारा। स्वेदा जैसे क्षेत्रों में जहां लंबे समय से ड्रूज समुदाय की स्वायत्तता रही है, वहां सरकार की पकड़ अभी भी कमजोर है। हालिया हिंसा के बाद ड्रूज लड़ाकों और सरकारी सेना के बीच तीखी झड़पें हुई और दोनों ओर से सैकड़ों लोग मारे गए। इसी तनाव के बीच अमेरिका भी सक्रिय हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया कि उनकी मध्यस्थता से स्वेदा में संघर्ष विराम हो पाया है। समझौते के तहत सीरियाई सेना को हटाया जाएगा और राज्य प्रशासन की बहाली की जाएगी। लेकिन सवाल अब यह है कि यह शांति कब तक कायम रह पाएगी। भारत के लिए भी यह घटनाक्रम अहम है। सबसे पहले तो मध्य पूर्व में बसे लाखों भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा चिंता का विषय है। इसके अलावा ऊर्जा आपूर्ति और तेल कीमतों पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। भारत ने हमेशा क्षेत्रीय शांति और बातचीत के जरिए समाधान की वकालत की है और इस बार भी भारत का रुख संतुलित रहा है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समस्या सुलझाने की अपील की है। इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक क्षेत्रीय टकराव समझना गलती होगी। यह एक जटिल भू राजनीतिक संघर्ष है जिसमें धर्म, पहचान, शक्ति और रणनीति सब कुछ शामिल है। इजराइल की सैन्य कार्रवाई हो, सीरिया की सत्ता की पुनर्स्थापना हो या अमेरिका की कूटनीति, इन सब का असर मध्य पूर्व की स्थिरता और भारत की विदेश नीति पर गहरा पड़ता है। सवाल यह है कि क्या यह एक मानवीय हस्तक्षेप है या भू राजनीतिक दांव? क्या ड्रूज समुदाय इस बार खुद को सच में सुरक्षित महसूस करेगा या यह सिर्फ एक और राजनीतिक प्रयोग बन जाएगा? और भारत, जो हमेशा से शांति और स्थिरता की बात करता रहा है, क्या वह इस पूरे घटनाक्रम से कुछ कूटनीतिक लाभ उठा सकेगा? अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते दिनों फ्रांस ने सेनेगल में अपने अंतिम 2 सैन्य ठिकानों को औपचारिक रूप से वापस कर दिया, जिससे पश्चिम अफ्रीका में 65 सालों से अधिक की सैन्य उपस्थिति का अंत हुआ। यह कदम फ्रांस के अपने पूर्व उपनिवेशों से निकासी के एक हिस्से के रूप में आया है, जिसमें माली, बुर्किना फासो और नाइजर जैसे देश शामिल हैं, जहां बढ़ते जिहादी संघर्षों ने इन देशों को फ्रांस से दूर कर दिया है। सेनेगल के राष्ट्रपति बसीरू डियोमाए फये ने 2024 में 2025 तक सैनिकों की वापसी की मांग की थी, ताकि देश अधिक आत्मनिर्भर और संप्रभु बन सके। अब अफ्रीका में फ्रांस की एकमात्र सैन्य उपस्थिति जिबूती में होगी।
17 जुलाई 2025 को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को मंजूरी दी, जिसमें विदेश सहायता और सार्वजनिक प्रसारण के लिए $9 बिलियन की कटौती का प्रस्ताव था, जो 51-48 के वोट से पास हुआ। अधिकांश कटौती ऐसे कार्यक्रमों पर हैं जो युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे देशों की मदद करते हैं, जिसमें सार्वजनिक प्रसारण के लिए $1.1 बिलियन की सहायता समाप्त की गई है। ट्रंप का कहना है कि सार्वजनिक प्रसारण अनावश्यक खर्च है, जबकि कुछ रिपब्लिक सीनेटरों ने वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कटौती पर चिंता जताई। यह प्रस्ताव अब कानून बनने से पहले हाउस से फिर से पास होना चाहिए। ब्रिटेन में 16 और 17 साल के युवाओं को अगले आम चुनाव में वोट देने का अधिकार मिलेगा, जैसा कि कीर स्टारमर सरकार ने 17 जुलाई 2025 को घोषित किया। यह परिवर्तन ब्रिटेन की लोकतंत्र में एक सुनामी बदलाव माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह कदम लोकतंत्र में जनता का विश्वास बहाल करने और अधिक लोगों को लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर देने के लिए उठाया गया है। इस बदलाव के बाद ब्रिटेन उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां 16 साल के लोग वोट कर सकते हैं, जैसे ब्राजील, ऑस्ट्रिया और अर्जेंटीना। तो व्यूवर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। क्या सीरिया में राष्ट्रपति अहमद अल-शारा की नई सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर ड्रूज समुदाय का विश्वास प्राप्त करने में सफल हो पाएगी? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।